गांव में मिल रहा है। तो स्थिति ये है, छोटे छोटे शहरों की भी ये स्थिति ये है कि जहां 20.8% ऑक्सीजन रहना चाहिए था वायु में, वो 16 से 17%। यहाँ तक कि जिला मुख्यालय वाले जो शहर हैं, जिनको हम कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले जो शहर हैं, जिनकी आबादी 1 करोड़ से कम होती है, ऐसे शहरों में भी ऑक्सीजन की मात्रा घट करके 16 से 17% हो गई। और ये कैंसर होने का सबसे बड़ा कारण है, जिस पर न तो कोई इस देश की मेडिकल एजेंसियां बात करती है और न ही सरकार इस पर बात करती है। आपको एक उदाहरण बताता हूं। आप में से यदि कुछ लोग जैन समाज से होंगे या नहीं भी होंगे, और जैन समाज के संपर्क में यदि आप होंगे, तो इस देश का जैन समाज लगभग शून्य व्यसन में जीता है। जैन समाज का व्यक्ति लगभग व्यसन नहीं करता। और उनके साधु संत जो होते हैं, साधनियां, वो तो सपने में भी कल्पना नहीं कर सकते हो, इतने पक्के होते हैं। कभी गाड़ी पर नहीं बैठते, पूरा जीवन पैदल विचरण करते रहते। एक समय आहार करते हैं, केवल 24 घंटे में एक बार भोजन करते वो लोग। और कितना भोजन करते हैं, उनकी अंजलि में जो आ गया इतना ही आहार लेते हैं। पानी भी बहुत निर्धारित मात्रा में लेते हैं। इतना संयमित जीवन विश्व के किसी भी समाज के साधु संतों के पास नहीं। लेकिन मैं पिछले 15 वर्षों से देख रहा हूं कि जैन समाज के लोग भी कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं, और यहां तक कि उनके साधु साध्वी भी ग्रसित हो रहे हैं। इतना सात्विक जीवन जीते हुए, इतना परहेज में जीते हुए, महीने का 4 उपवास करते हुए कैंसर क्यों हो रहा है उनको? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और इस प्रश्न का एक ही उत्तर है कि आहार उनका सात्विक है, जल सात्विक है, जीवन सात्विक है, लेकिन वही कम ऑक्सीजन वाला वायु श्वास ले रहे हैं, जिनके कारण उनको भी कैंसर हो रहा है। आप अपने जीवन में भोजन व्यवस्था को बदल सकते हो, आपके कंट्रोल में। आप चाहो तो कल से सात्विक भोजन कर सकते हो, आपके हाथ में है। आप चाहें तो सात्विक जल पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, आपके कंट्रोल में है। लेकिन सात्विक श्वास ले सकते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये तो राष्ट्र के जो सत्ताधारी हैं उनके कंट्रोल में है। इन चीजों को नहीं बदला जा सकता है। इसलिए जैसे जैसे इस देश में या पूरी दुनिया में उद्योग बढ़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा, कारखाने बढ़ेंगे, वैसे वैसे कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जाएगी, कभी रुक नहीं सकती। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद ये कहता है कि जब हमारे शरीर के बाहरी क्षेत्र में कहीं कोई घाव हो जाए, घाव समझते हो, थोड़ा फुंसी कभी हो जाए, तब हम उसकी परवरिश करते हैं। मतलब उसकी सफाई करते हैं, धोते हैं, मल्लम पट्टी कर लेते हैं, और कुछ दिनों के बाद वो घाव सूख जाता है। परिकल्पना करो कि ऐसा ही फोड़ा, फुंसी और कोई घाव शरीर के आंतरिक अंगों में हो जाए, उसकी सफाई कौन करे? वहां तक तो हमारी पहुंच नहीं होती। शरीर के अंदर हो जाए तो कैंसर इतना ही है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से कैंसर कोई बड़ी बीमारी नहीं, बल्कि एक सामान्य फोड़ा फुंसी है, लेकिन शरीर के अंदर है, जहां पर उसकी सफाई नहीं कर सकते, धुलाई नहीं कर सकते, वहां पर मलहम पट्टी नहीं कर सकते। और यही फोड़ा फुंसी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बड़ा विकराल रूप ले लेता है। इससे ज्यादा कैंसर और कुछ भी नहीं। जितना बड़ा डर, जितना बड़ा भय दुनिया में दिखलाया जा रहा है इस विषय को लेकर के, इतना भय वाला विषय ही नहीं है। और ये चीजें होती कैसे? इस विषय को भी यदि आप समझना चाहो तो इस पर थोड़ा संवाद में कर सकता हूं, ये होता कैसे। तो इसमें एक उदाहरण लेता हूं
जो सबसे ज्यादा आज जिसके कारण लोगों को कैंसर है, ये उदाहरण लेता हूं, और वो है ओरल कैंसर यानी मुख का कैंसर। ओरल कैंसर यानी मुख का कैंसर। विशेषकर, अब मैं विशेषकर क्या बताऊं, लगभग सभी राज्यों की वैसी ही बुरी स्थिति है, इसलिए अब तो विशेष राज्य कहने का कोई मतलब ही नहीं निकलता है। जितने लोग गुटखा खाते हैं, गुटखा समझते हो ना, प्राकृतिक तंबाकू नहीं, प्राकृतिक तंबाकू कुछ नहीं बिगाड़ता, ये जो कृत्रिम तंबाकू है, ये कृत्रिम तंबाकू खाने वाले जितने लोग होते हैं, होता क्या है, इनको ओरल कैंसर, मुख का कैंसर होता क्यों है, पूरा मुख काटना पड़ जाता है। तो जितने भी तंबाकू हैं जो रासायनिक प्रक्रिया से बनते हैं, ये कार्बन का एक स्वरूप है। कार्बन तो समझते हो गया, ऑक्सीजन का उल्टा कार्बन है, तो ये कार्बन होता है। और आज की भाषा में यदि कहूं तो ये कॉन्सेंट्रेटेड कार्बन होता है। और जब कोई व्यक्ति गुटखा को अपने गाल के पीछे रख लेता है, तब क्या होता है कि यहाँ पर के हिस्से में जो सेल्स हैं, सेल्स मतलब हमारा जो शरीर है, थोड़ा मुझे लगता है पहले सेल्स को बताना पड़ेगा कि ये सेल्स क्या होता है। जैसे ये मकान किससे बना हुआ है, छोटे छोटे ईंट को जोड़ करके बना हुआ है ना। हमारा भी शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से जोड़ करके बना हुआ है। तो यहाँ पर जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को या पूरे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं हैं, जिसको अंग्रेजी में सेल्स कहते हैं, इन कोशिकाओं को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो वायु में ऑक्सीजन कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। और फेफड़े में एक तकनीक है प्रकृति का दिया हुआ कि वह वायु में से ऑक्सीजन को बाहर निकाल दे। और ऑक्सीजन जैसे ही फेफड़ा ने बाहर निकाला, वो हृदय को दे देता है, हार्ट को दे देता है, और हार्ट पूरे शरीर से खून को खींच कर लाता है और उस खून की गंदगी को हटा करके ऑक्सीजन मिला देता है। और रक्त उस ऑक्सीजन को एक एक सेल्स के पास पहुंचा देता है। एक एक सेल्स का अपना जीवन है, और वो उसका जो जीवन है, उसका जो आहार है, ये ऑक्सीजन है। तो जैसे ही उसको ऑक्सीजन मिल गया, वो जीवित रहेगा। और जैसे ही उसका ऑक्सीजन की सप्लाई आप बंद कर दोगे, वो सेल्स मर जाएगा। यानी ये मकान ईंट से बना हुआ है, तो इसके कुछ ईंट सड़ जाएंगे, तो आप क्या करते हो, सड़े हुए ईंट को निकाल करके वहां नया ईंट लगा देते हो, फिर रिपेयरिंग हो जाता है। हमारे शरीर में ऐसा ही होता है कि जब हम गुटखा गाल के पीछे रखते हैं, तो गुटखा क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड कार्बन है, यानी कार्बन का बड़ा स्वरूप है। और जब गाल के पीछे गया तो सेल्स को ऑक्सीजन की जगह कार्बन मिलने लग जाता है। और कुछ सालों के बाद ये सारे सेल्स घुट के मर जाते हैं। और सेल्स जब मर गया तो सड़न यहां पर पैदा होती है, और उसी को ओरल कैंसर कहते हैं। अब इस मरे हुए सेल्स को जिंदा करने की तकनीक मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास नहीं है। तब वो क्या करते हैं, मरे हुए सेल्स को काट के निकाल देते हैं। यानी इस मकान के 4 ईंट सड़ गए, तो ईंट को बदलने की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या करेगा, सड़े हुए ईंट को निकाल के फेंक दे, क्योंकि उसके संपर्क में दूसरा ईंट न सड़ जाए। लेकिन यदि उस ईंट को बदलने की टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो बदल सकते हैं। या उस ईंट को पुनर्जीवित करने का अगर टेक्नोलॉजी हमारे पास है, तो ईंट को निकालने की जरूरत नहीं है। आयुर्वेद इसी विषय पर बात करता है कि किसी कारण से हमारे शरीर में सेल्स का समूह यदि मर जाए, तो वहां पर नया सेल कैसे उत्पन्न करते हैं, बदलने की तो कोई बात ही नहीं होती। वहां पर नया सेल्स उत्पन्न करने की तकनीक पारंपरिक आयुर्वेद के पास है, और उसी विषय पर हमारे गविसिद्ध लोग सब काम करते हैं इस विषय को लेकर। तो इस विषय को समझ लो कि हमारे शरीर का सेल्स मरता कैसे, किन किन चीजों से मरता है। तो यूरिया डीएपी पर उगा हुआ भात खाने से सेल्स मरता है।
कहाँ का सेल्स बढ़ेगा, भाग कहाँ जाता है, आमाशय में, पेट में। तो पेट से संबंधित कैंसर के रोग होते हैं। पेट है, पेट के बाद छोटी आंत है, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत है, बड़ी आंत के बाद गुदा द्वार है, यहाँ कहीं भी कैंसर हो सकता है। जितने भी हम सब्जियां खा रहे हैं बाजार से लेकर के, सारे सब विष वाले हैं। उगाने में विष, कीट भगाने में विष, और फिर निकल जाने के बाद संभाल कर रखने में विष। तो एक सब्जी जब उगती है ना, तो उसके जीवन में कम से कम 10 बार जहर छिड़का जाता है, जहर डाला जाता है मिट्टी में। जो चीजें आप ले रहे हो वो औषध नहीं है, इट्स ड्रग्स। और एक बात ध्यान में रखो कि दुनिया का कोई भी ड्रग्स हमारे पेट में नहीं पचता, क्योंकि हमारे पेट में पचाने की ताकत केवल प्राकृतिक चीजों की है। यानी बायोटिक वस्तु केवल हमारे आमाशय में पचते हैं। पचे हुए भोजन से जो रस छानने का काम है वो किडनी करता है, और किडनी केवल बायोटिक रस को छान सकता है। आज चिकित्सा के नाम पर, ट्रीटमेंट के नाम पर जो दवाइयां जो ली जा रही है वो सब क्या है, एंटीबायोटिक। हमारा शरीर 100% बायोटिक, उसमें आप डाल रहे हो एंटीबायोटिक। पहली बात तो आमाशय में पचेगा नहीं, पच गया तो किडनी छानेगा नहीं, तो अंत में तो चक्कर में फंसना है। इसलिए मैं लोगों को कहता हूं कि जैसा शरीर वैसी औषधि लो। शरीर बायोटिक है तो बायोटिक औषधि लो। तो ये फल से थोड़ा दूर रहो आप, है ना। अपने गांव का अमरूद खाओ, अपने गांव का अनार खाओ, अपने गांव का खीरा, ककड़ी, तारबूज खाओ, बहुत अच्छा है। अपने गांव का सीताफल खाओ, अपने गांव का चीकू सपोटा खाओ, बहुत ही अच्छा है। और बाहर से आया हुआ कोई भी फल नहीं खाना। अब उसके कारण पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा लिमिटेशन 1 घंटे का दिया गया, तो उसमें मुझे विषय को पूरा करना है, इसलिए उसके विश्लेषण पर नहीं जाऊंगा। आप मान लो तो अच्छा, ना मानो तो भी आपका भला करे भगवान। तो ये आहार ही बदलेगा। तो ये जो हमारा जो 20 वर्षों का जो अनुभव है कैंसर के मरीजों पर काम करते हुए, और 1000 से ज़्यादा कैंसर के मरीज प्रतिवर्ष हमारे नेटवर्क पर ठीक होते हैं। और जिन कैंसर के मरीजों को हमारे नेटवर्क ने 2011-12 में ठीक किया है, आज तक रियकरेंस नहीं हुआ है, पुनरावृत्ति एक की भी नहीं हुई है। एक बार ठीक हुआ तो हुआ, दोबारा नहीं होता। ये आयुर्वेद है, ये पारंपरिक आयुर्वेद है। रियकरेंस कभी नहीं होता जब तक कि दोबारा आप गलती ना करो। फिर से गुटखा खाने लग जाओगे तो दोबारा होगा, और गुटखा छोड़ दिया जीवन भर के लिए तो गारंटी है कि दोबारा नहीं होने वाला है। तो इस विषय को थोड़ा गहराई से समझने के लिए मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करता हूँ कि कैंसर के मरीजों में औषधि के अलावा हमारे पास एंटीबायोटिक नहीं होता, औषधि होता है। और औषधि भी नहीं होता, भोज्य औषधि होता है। भोज्य औषधि समझते हो, समझने की भाषा में फूड सप्लीमेंट्री कह सकता हूँ। हमारे पास औषधि भी नहीं होती, फूड सप्लीमेंट्री होता है। मतलब ऐसी वनस्पतियां जो भोजन की तरह ली जा सके। और फिर गाय के कुछ गव्य होते हैं, इन्हीं के आधार पर पूरी चिकित्सा होती है। उसमें 4 चीजों की मनाही हम करते हैं, 4 चीजों की मनाही करते हैं। सबसे पहले मरीज आया तो सबसे पहले उसका टूथपेस्ट बंद करा देते हैं, उसका चाय कॉफी बंद करा देते हैं। देखो, चाय भी बुरी नहीं है और कॉफी भी बुरी नहीं है, फिर भी बंद करा देते हैं, क्योंकि जो बाजार में मिल रहा है चाय और कॉफी, वो चाय और कॉफी नहीं है। चाय और कॉफी के नाम पर आपको गलत चीज परोसा जा रहा है। विशुद्ध चाय की पत्ती हो कभी नुकसान नहीं करता, लेकिन जो चाय के नाम पर टी डस्ट आपको मिल रहा है वो बिल्कुल चाय नहीं है। इसलिए अच्छा है बंद कर दो। इसके बाद बाजार का सारा भोजन उनको हम बंद कराते हैं। बाजार का कुछ भी नहीं खा सकते, समोसा, कचौरी, पकौड़ी कुछ भी नहीं खा सकते। बाजार में जो कुछ भी मिलता है नहीं खा सकते, आप सारा बंद करा देते हैं।
और इसके अलावा फिर 4 चीज उनका बंद कराते हैं। सबसे पहले बंद कराते हैं खट्टी वस्तु। कोई भी खट्टी वस्तु नहीं खाना, आंवला को छोड़कर। आंवला खट्टा होते हुए भी चरित्र में अलग है, इसलिए आंवला को छोड़कर कोई भी खट्टी वस्तु नहीं खा सकते, यहां तक कि नींबू का रस भी नहीं पी सकते। सबसे पहला परहेज इसमें हम कराते हैं खट्टी वस्तु। और ये इतना परहेज क्यों कराते हैं इस पर भी बात करूंगा आपसे। और दूसरा कराते हैं तीखी वस्तु, हरी मिर्च, लाल मिर्च और तीखी स्वाद वाली जितनी भी वस्तुएं हैं सब बंद करा देते हैं, लेकिन काली मिर्च नहीं बंद कराते। काली मिर्च तीखी होते हुए भी उसकी तासीर अलग है, वो एंटी कैंसरस है, तो काली मिर्च खा सकते हो। और तीसरी वस्तु बंद कराते हैं मीठी वस्तु। कोई भी मीठा वस्तु आप नहीं खा सकते, सारे मीठी वस्तु को बंद कर देते हैं, एक शरीफा को छोड़कर। सीताफल जिसको कहते हो आप, सीताफल और बेल को छोड़कर। बेल में भी मिठास होती है ना, और सीताफल में मिठास होता है। इन दोनों को छोड़कर सारे मीठे फल बंद हो जाते हैं। गुड़ बंद हो गया, शक्कर बंद हो गया, भूरा बंद हो गया, चीनी बंद हो गया, आपको पपीता बंद हो गया, आम बंद हो गया, जितने भी तारबूज है, खारबूज है, सब बंद। जो मीठा है सब बंद करो। खट्टा बंद कर दो, मीठा बंद कर दो, तीखा बंद कर दो, और चौथा बंद करो चिकनाई। चिकनी वस्तु नहीं खाना, यानी तेल और घी नहीं खाना। तेल का एक बूंद भी शरीर में नहीं जाना। घी का, गाय का ही घी होने दो, एक बूंद भी शरीर में नहीं जाना, बंद। आपकी सब्जियां बनेगी, मसाले सब पड़ेंगे, मसाला कुछ भी बंद नहीं होगा। मिर्ची को छोड़कर और गरम मसालों को छोड़कर, हल्दी पड़ेगा, जीरा पड़ेगा, सौंफ पड़ेगा, हींग पड़ेगा, धनिया पड़ेगा, मेथी पड़ेगा, सब पड़ेगा, चिकना ही नहीं पड़ेगा। तो जैसे ही आपने खट्टा, मीठा, तीखा, चिकनाई बंद किया, शरीर में क्या होने वाला है, कैंसर के सारे जीवाणु तड़प तड़प के मरने लगते हैं। कैंसर के जीवाणुओं का यही मुख्य आहार है। शरीर में कैंसर का जीवाणु तभी तक जिंदा रहेगा जब तक उसको भोजन मिलेगा, और कैंसर के जीवाणुओं का भोजन ये 4 चीजें हैं, खट्टी, तीखी, मीठी और चिकनाई। तो जब कैंसर के जीवाणु मरने लगेंगे तो स्वतः आंतरिक घाव सूखने लगेगा। और जैसे ही आपने कुछ वनस्पतियां जो एंटी कैंसरस मानी जाती है, गाय के गव्य सारे नहीं, गाय के 2 गव्य मात्र 75% केवल 4 पत्ते से बच गया। 25% घाव भरने वाली बात, 25 से 30%, उसके लिए गाय के गव्य काफी है, गाय का मूत्र काफी है, या गाय का गोमय काफी है, और मन करे तो छाछ का। यही मुख्य सूत्र होता है कैंसर के मरीजों पर काम करने का। अब वो ब्रेस्ट कैंसर हो, ओरल कैंसर हो, एब्डोमेन कैंसर हो, माइलोमा कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, कहीं का भी कोई कैंसर होने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीजें आमाशय में जाकर के पचती है, और पचने के बाद रक्त में मिलता है, और रक्त शरीर के जिन जिन हिस्सों में पहुंचता है उन हिस्सों के कैंसर के जीवाणुओं को मार दो। ये आयुर्वेद में भी नहीं मिलेगा, मॉडर्न आयुर्वेद में नहीं मिलेगा, ये मूल पारंपरिक आयुर्वेद में मिलेगा। ये मेरा कोई रिसर्च नहीं है, ये पारंपरिक आयुर्वेद का सूत्र है, और उन्हीं सूत्रों के आधार पर हमारे कविसिद्धर काम करते हुए प्रतिवर्ष हजारों कैंसर के मरीज किसी भी स्टेज का हो, उनको निरोगी जीवन देते हैं। तो इस विषय पर समय हो गया और समय है, तो मैं और कुछ चर्चा इनसे कर लूं। हाँ, प्रश्न उत्तर भी लेने हैं। चलो कुछ और सूत्रों के साथ जो है, दही तो पहले ही मना किया है, केवल छाछ, मट्ठा,
मजीगा, मोर, जिसमें चिकनाई नहीं है। हमारी माताएं आजकल क्या करती है, शॉर्टकट में भागती है, दही में पानी मिला के घुमा देती है, कहती मट्ठा हो गया। ये मट्ठा नहीं है, दही में पानी मिला हुआ घोल है, ये काम का नहीं है। आप मंथन की क्रिया करके उसके सारे लोनी को निकाल लो, यानी मक्खन को निकाल लो, जो बच गया वो मट्ठा है, वो मजिगा है, वो ताक है, वो मोर है। अलग अलग भूगोल में अलग अलग नाम से और अलग अलग जल के प्रमाण के आधार पर बनता है। हर भूगोल में अलग अलग। जैसे यदि आप दक्षिण भारत के हो तो दक्षिण भारत में मोर बनता है। मोर का मतलब है कि 1 लीटर दही में 3 लीटर पानी दे करके अगर मंथन की क्रिया करें तो मोर बनता है। उससे थोड़ा सा दक्षिण भारत से ऊपर आप आ जाओ, आंध्र प्रदेश है, दक्षिण कर्नाटक के क्षेत्र में चले जाओ तो वहां मजिगा बनता है। मजिगा में पानी का प्रमाण कम जाता है। 1 लीटर दही में 2 लीटर पानी मिला के मथते हैं तो मजिगा और ताक बनता है। ताक आपको महाराष्ट्र में बनता है, ताक। और उससे ऊपर यदि आप चले जाओ तो उड़ीसा है, तेलंगाना का ऊपरी क्षेत्र है, और फिर इधर आपको उत्तरी कर्नाटक है। इस क्षेत्र में आ जाओगे ना तो वहाँ दधी घोल बनता है, जिसमें भी लगभग 2 गुना पानी मिलता है। और उससे ऊपर अब अगर आप आ जाओ तो बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, और फिर इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र अगर ले लो तो वहाँ पर मट्ठा बनता है। मट्ठा में क्या होता है, सम प्रमाण में जल मिलाते हैं। 1 लीटर दही है आपके पास तो 1 लीटर पानी मिला करके अगर मंथन की क्रिया करोगे तब बनेगा मट्ठा। और फिर इधर आप पश्चिम भारत में आ जाओ, जिसमें राजस्थान है, गुजरात है, इधर अगर आप चले जाओगे तो यहाँ छाछ बनता है, लगभग उसका प्रमाण भी वही होता है। और उससे ऊपर चले जाओ, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर अगर चले जाओगे तो बिना पानी के दही का मंथन होता है, जिसको लस्सी कहते हैं। लेकिन सभी में मक्खन निकाली जाती है, मक्खन नहीं रहता उसमें। तो छाछ इतना अद्भुत चीज है। छाछ का एक सूक्त आपको सुनाना चाहता हूँ। ये ऋषि चरक का लिखा हुआ है और फिर इसको अपभ्रंश में इसका अनुवाद किया गया है। तो ऋषि चरक जी कहते हैं छाछ के बारे में, मट्ठा के बारे में, कि ये मट्ठा क्या है, ताक क्या है, इसके बारे में कहते हैं कि जो भोर ही मट्ठा पियत है। भोर समझते हो, सूरज उदय के समय को भोर कहते हैं। तो जो भोर ही मट्ठा पियत है, जीरा नमक मिलाए। अब नमक का मतलब ये वाला नमक नहीं, सरकारी नमक नहीं, आयोडीन वाला नमक नहीं। जब चरक जी लिखे ना उस समय ये आयोडीन वाला नमक नहीं था, शुद्ध नमक था। तो शुद्ध नमक की बात यहाँ पर होती है कि जो भोर ही मट्ठा पियत है, जीरा नमक मिलाए। उसका क्या हाल होता है, बल बुद्धि बढ़त है, बल भी बढ़ता है, बुद्धि भी बढ़ता है, सबे रोग जरी जाए, सारे रोग जल के खत्म हो जाए। तो आप समझ लो, आप कैंसर के मरीजों के लिए यदि मट्ठा मिल जाए, छाछ मिल जाए, ताक मिल जाए, मजिगा मिल जाए, मोर मिल जाए तो आपके लिए अमृत है, अमृत है। तो यहाँ पर जो एक अंतिम विषय के साथ आज मैं सत्र को यहीं पर पूरा करूंगा कि मैंने कहा कि गौमूत्र ले लो, गोबर ले लो। तो गौमूत्र, मूत्र कभी पीने की चीज होती है क्या? मूत्र कभी पिया जाता है क्या? और गोबर, उसको आप क्या कहते हो, संडासी तो कहते हो ना। तो संडास कभी खाई जा सकती है क्या? संडास कभी खाई नहीं जा सकती और मूत्र कभी पिया नहीं जा सकता। ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपको कहीं न कहीं ऐसा भरमाया जाता है कि मल को नहीं खाया जा सकता और मूत्र को पिया नहीं जा सकता। बिल्कुल मैं इसके पक्ष में हूँ कि मल नहीं खाया जा सकता और मूत्र नहीं पिया जा सकता, क्योंकि वो शरीर से विसर्जन वाली चीजें हैं। लेकिन जब आप अथर्ववेद पढ़ोगे ना तो अथर्ववेद कहते हैं कि गाय मल नहीं करती और गाय मूत्र नहीं देती। दुनिया में एक ही जीव ऐसा है जो मल और मूत्र त्यागती नहीं। गाय का गोबर उसका मल नहीं है। गाय के गोबर के बारे में अथर्ववेद कहते हैं गोमय वसति लक्ष्मी। ये मल नहीं है, ये लक्ष्मी है। और गौमूत्रे धनवंतरी,
गौमूत्र यूरिन नहीं है, ये साक्षात धन्वंतरी। ये दुनिया में जितना भी आप मेडिकल थेरेपी देख रहे हो ना, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद और जितना भी मेडिकल थेरेपी देख रहे हो, सबका जनक कौन है? धन्वंतरी। इस धरती पर धन्वंतरी नहीं होते तो इस धरती पर कोई भी मेडिकल साइंस नहीं होता, यहां तक कि एलोपैथी भी नहीं होता। वह व्यक्तित्व, वह ऋषि, वह देवता कहां है? गौमूत्रे धन्वंतरी, गौमूत्र में। इसलिए गौमूत्र कभी भी, गौमूत्र को यूरिन नहीं मानो, है ही नहीं यूरिन। और गाय का गोबर कभी भी संडास नहीं है, ये तो शास्त्रोक्त हुआ। तो जरूरी नहीं है कि आप शास्त्र को मानो। तो आ जाओ मेडिकल साइंस पे। मेडिकल साइंस को मैंने कहा है कि जिस दिन तुम प्रमाणित कर दोगे कि गाय का गोबर उसका मल है, मैं अपने जीवन की गुलामी लिखता हूं। और जिस दिन इस मेडिकल साइंस ने प्रूव कर दिया कि गाय यूरिन देती है, मेरा सारा जीवन उनकी गुलामी। दुनिया का कोई लेबोरेटरी गौमूत्र को यूरिन नहीं प्रूव कर सकता, क्योंकि है ही नहीं। अब दुनिया का कोई लेबोरेटरी गाय के गोबर को मल नहीं प्रूव कर सकता, क्योंकि वो मल नहीं। मल क्या होता है? मॉडर्न साइंस में मल की जो परिभाषा है, उस परिभाषा से गाय का गोबर भिन्न है, इसलिए वो मल हो ही नहीं सकता। और यूरिन, यूरिन की जो परिभाषा, डेफिनेशन है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, उस परिभाषा पर गौमूत्र नहीं उतरता खरा, तो यूरिन कैसे हो? इसलिए गाय का गोमय भक्षण करने योग्य है, यानी खाने योग्य है, और गाय का मूत्र पीने योग्य है। अथर्ववेद का एक सूक्त कहते हैं, गावो शमस्य प्रथमस्य भक्ष्य। गाय जो कुछ भी देती है सब कुछ भक्षण करने योग्य है, यह अथर्ववेद कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए गाय का मूत्र और गोबर का भक्षण यदि आपने किया, या गाय का मूत्र और गोबर से बनी हुई औषधियों का भक्षण किया, औषधि के रूप में लिया, तो ये बचा हुआ 30% कैंसर भी ठीक हो जाए। हमारा वेबसाइट है पंचगव्य.org, गव्यहाट.org, पंचविद्या.org, ये सारे वेबसाइट हैं। आप उस पर जा सकते हो, इस विज्ञान को खंगाल सकते हो। और यदि इस विज्ञान को पढ़ने की आशा है आपके मन में कि मैं भी इसको पढ़ूं, तो पंचविद्या.com, प्रश्न का जब सत्र शुरू होगा तो आप 1000 प्रश्न कर लें। मैं प्रश्न के लिए आप जब तक कहोगे बैठूंगा। प्रश्न का जब सत्र शुरू हो तो बैठो। पंचविद्या.org, पंचविद्या.com पर चले जाओ। वहां पर आप देख सकते हो कि कोई भी व्यक्ति जिसको ठीक ठीक लिखना, बोलना, पढ़ना आता है और वह भारत का नागरिक है, उसको पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान पढ़ने का अधिकार है, और उसकी आयु कम से कम 16 साल होनी चाहिए। मात्र इतनी चीजों के साथ इस विज्ञान को पढ़ सकते हो। विज्ञान को पढ़कर अपनी चिकित्सा कर सकते हो, अपने परिवार की चिकित्सा कर सकते हो, लोगों की चिकित्सा कर सकते हो। इस पर प्रोफेशनल डॉक्टर बनना है तब कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है, लेकिन स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए, अपने सर्किल के लिए पढ़ने के लिए कुछ विशेष चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है। मात्र 1 वर्ष की पढ़ाई होती है, जिसमें 20 से 25 दिन की कक्षाएं चलती है। शेष समय आप अपने घर पे रख करके अभ्यास करके इस विज्ञान को पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। और आजकल तो बच्चे आते हैं अपना कैरियर ढूंढने के लिए कि मुझे तो पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान पढ़ करके कैरियर बनाना है, गौशाला को एक इंडस्ट्री के रूप में लेकर के जाना है, बिजनेस मॉडल बनाना है। इसके लिए बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और समाज की सेवा करते हैं। तो इसी के साथ जो है मैं अपने इस संवाद सत्र को यहीं पर पूर्ण करना नहीं कह सकता, लेकिन रोकता हूं, क्योंकि समय की मर्यादा है, हमें समय का ध्यान रखना है। और आपके प्रश्नों के उत्तर के लिए मैं हूं यहाँ पर, तो आप प्रश्न करो। अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। कोई माइक दे सकते? गौमूत्र जो है उसको मतलब कोई अपनाएगा तो कैसे कैसे अपनाएगा? दवाई रूप में जैसे कैसे कैसे? देखो बहन जी, ऐसा है ना, हाँ।
कि उसको औषधि में कन्वर्सन करने के लिए यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि बड़ा विषय है, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि गौमूत्र का सेवन किसी भी अवस्था में कैसे भी कर लो वो काम करेगा। दवा बना हुआ बोतल में जरूरत नहीं है। आपके पास जो यहाँ गैया है ना, ये सुबह सुबह गौमूत्र देती है, अंजलि लगा करके पी लो तब भी काम करेगा। और किसी ने औषधि बना के बोतल में भरा है तब भी काम करेगा। ठीक है जी। और कोई प्रश्न है क्या? हाँ जी। कितने दिन तक देखो, शुद्ध नमक मैंने नाम नहीं बताया क्योंकि भारत देश में, हमारे देश में शुद्ध नमक बहुत सारे मिलते हैं। सेंधा नमक है, काला नमक है, झील का नमक है ना, ये सब शुद्ध नमक है। और समुद्री नमक भी शुद्ध रूप में मिलता है। एक मिनट। हाँ, देखो, डॉक्टर ने बताया खट्टा मत खाओ, तो मैं क्या डॉक्टर नहीं दिखता आपको? हाँ, खाने का बोला होगा क्योंकि वो विधा अलग है। मैं पहले ही स्पष्ट कर दिया कि मैं बात करूंगा पारंपरिक आयुर्वेद पर, कि पारंपरिक आयुर्वेद कैंसर को कैसे टैकल करता है, कैंसर में इसका क्या पथ्य होता है, क्या औषधियां हैं, उस पर बात मैंने पहले ही कहा कि मैं उस पर बात करूंगा। दुनिया की संपूर्ण थेरेपियों पर मैं बात नहीं कर रहा हूं। हर थेरेपी के डॉक्टरों का अपना अपना गणित होता है, वो अपना गणित लगा रहे हैं। मैं मात्र बात कर रहा हूं पारंपरिक आयुर्वेद। पारंपरिक आयुर्वेद में खट्टा, मीठा, तीखा, चिकनाई बंद होता है क्योंकि यह जीवाणुओं का अच्छा आहार है। तो जब तक आप आहार देते रहोगे, शरीर में जीवाणु तो घटेंगे नहीं, मल्टीपल होते रहेंगे। जीवाणुओं का आहार बंद कर दो, भूख से तड़प के मर जाएगी। पंचविद्या डॉट, आप मेरा नाम लिख दो, वो सब आ जाएगा। निरंजन वर्मा पंचकव्य लिख दो, सब आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स खतरे से खाली नहीं। यदि आपने ड्राई फ्रूट्स खाया, कैंसर कभी घट नहीं सकता। देखो, जितना भी ड्राई फ्रूट्स मिल रहा है बाजार में, सब पेस्टिसाइड में धोया हुआ है, यानी जहर में धोया हुआ है ताकि उसमें कीड़े न लग जाएं। 1200 रुपए का काजू बिना जहर में धोए हुए नहीं मिल सकता। 1000-1500 रुपए का द्राक्ष, अगर उसको जहर में नहीं धोया गया ना, तीसरे दिन कीड़े लग जाएंगे। कीड़े नहीं लगना इसलिए जहर में धो करके और बेचा जाता है। डॉक्टर कहते बादाम खाओ, बादाम कोई भी हो, चिकना मतलब कि जीवाणुओं का अच्छा भोजन। डॉक्टर बोलते हैं कि बादाम खाओ, बादाम में प्रोटीन रहता है। डॉक्टर बोलते हैं कि बादाम खाओ, हाँ, गला के रात में भिगो के पानी में, उसमें प्रोटीन रहता है। पानी में भिगा के। मैंने पहले ही कहा माता जी कि मैं बात करूंगा पारंपरिक आयुर्वेद पर। कौन क्या कह रहा है ये मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यही है कि हमारे डॉक्टर कैसे काम करते हैं, मैं केवल उतना ही बात कर सकता हूँ। जीवाणु तो होते हैं, लेकिन जब सड़न होती है तब उसमें जीवाणु तो होते ही। सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स का मर जाना, ये कैंसर है। लेकिन ग्रुप ऑफ सेल्स जब मर जाता है, वहां पर जब डेड सेल होते हैं तो उसमें जीवाणु तो हो ही जाते हैं, और यही जीवाणु पड़ोसी सेल्स को मारते जाते हैं। कोई भी वस्तु, फल रख दो आप घर में, कुछ दिनों के बाद सड़ जाएगा, तब उसमें जीवाणु होता है या नहीं होता? और एक फल में जीवाणु अगर हो गया तो टोकरी में रखे हुए सारे फल क्यों सड़ते हैं? क्योंकि इसका जीवाणु उसमें, उसका जीवाणु उसमें जाकर के फिर खराब होता है।
देखो मैं बताता हूँ, कभी जीवन में किसी को घाव हुआ हो, बाहर बाहर घाव हुआ हो, तो आप देखते हो जब सफाई नहीं करते ना तो उसमें कीड़े पड़ते या नहीं पड़ते? तो आंतरिक घाव में कीड़े क्यों नहीं पड़ेंगे? गोबर लेना चाहिए कि नहीं? गोबर की हल्दी दूध रात में लेना चाहिए। मतलब उसको भस्म बनाएंगे कि डायरेक्ट? देखो कच्चा गोबर खा लो, काम करता है। गोबर को सुखा के गौरी बना कर, कंडा बना के, चूरन बना के खा लो, काम करता है। जला के कोयला बना के खा लो, काम करता है। जला के राख बना दो, काम करता है। राख को पानी में घोल दो, राख नीचे बैठ जाएगा, ऊपर का पानी निथार के पी लो, काम करता है। क्यों काम करता है पता है? गोबर में 46.6% ऑक्सीजन है। गोबर को जला के राख बना दो ना, तब उसमें 46% ऑक्सीजन होते हैं। और अगर उस राख को, एक विधि है महाभस्म बनाने की, अगर उसमें बना दिया तो 55% ऑक्सीजन हो जाता है। और गोबर के कच्चे रस में भी 23% ऑक्सीजन होता है। तो जब आप गोबर का सेवन किसी भी रूप में कर लो, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। और ऑक्सीजन घटने के कारण तो कैंसर हुआ है आपको। तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो आपको बीमारी ठीक होगी। और गुरुजी अपन गौमूत्र का कितना लेवल सेवन कर सकते? देखो हर व्यक्ति के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता अलग अलग है। जो व्यक्ति सहज रूप में जितना पचा सकता है उतना पीना चाहिए। तो मैं पैरामीटर नहीं बता सकता कि 30 ml पी लो। हो सकता है आपके बॉडी का जो पचाने की ताकत है वो 10 ml पचाने की ताकत है। तो मैं एक बराबर पैरामीटर नहीं बोल सकता। वो समझना पड़ेगा, मरीज को देखकर समझना पड़ेगा कि वो कितना गोमूत्र का पाचन कर सकता है, उतना कर ले। और एक अद्भुत चीज मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पर, समय है क्या थोड़ा, कि आप गाय के 5 गव्यों का सेवन प्रातःकालीन शुरू कर दो। और मैं निवेदन करता हूँ यहाँ के संचालकों से कि आपके पास भारत की सबसे अद्भुत प्रजाति की गौवंश है पुंगनूर। ये जो प्रजाति है ना, मैं जिस जिला में रहता हूँ कांचीपुरम, हमारे पड़ोसी के जिला की प्रजाति है। और इस प्रजाति की जो गौवंश है ना, ये इतनी अद्भुत है कि इनका ही दूध हनुमान जी पिए थे, जो इतना बल बुद्धि और बलशाली थे। इनका ही दूध सुग्रीव ने पिया था, इनका ही दूध बाली ने पिया था। इनका दूध पीने वाला व्यक्ति बुद्धिशाली और बलशाली होता है। भारत की श्रेष्ठ प्रजातियों में एक प्रजाति है आपके पास। तो मैं निवेदन करूंगा यहाँ के संचालकों से कि इस गौवंश का जो गव्य है, इन गव्यों से पंचगव्य बनाया जाए, यानी 5 गव्यों का मिश्रण किया जाए और सभी को प्रातःकालीन प्रसाद के रूप में इनको वितरित किया जाए। तो बहुत तो पंचगव्य बनाने की प्रक्रिया आपको बता दूं यहाँ पर। गैया जब गोबर देती है ना, तो इसके गोबर को कपड़े में ऐसे बांध के ऐसे निचोड़ना तो रस निकल जाएगा। तो एक व्यक्ति के लिए 1 चम्मच रस ले लेना गोबर का। और उसी दिन प्रातःकालीन जब गैया गोमूत्र देती है तो उसको कलेक्शन कर लेना। मेटल के पात्र में नहीं करना, स्टील में नहीं करना, कांसा में, तांबा में नहीं करना, कांच के पात्र में कर लेना, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है, ऐसे पात्र में कर लेना। 1 चम्मच उनका मूत्र ले लेना। 1 चम्मच उसी समय का प्रातःकालीन का दूध ले लेना, 1 चम्मच मात्र, जो 10 मिलीलीटर हो सकता है। और रात्रि का बना हुआ 1 चम्मच छाछ या दही ले लेना। दही लेना तो ऊपर वाला मलाई नहीं लेना, मलाई के नीचे वाला दही ले लेना। और उसी दिन मंथन की क्रिया किया हुआ ताजा 1 चम्मच घी ले लेना। देखो घी मैंने मना किया है, लेकिन यहाँ पर घी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। तो ये 5 गव्यों को लो, मंथन की क्रिया करो 15 से 20 मिनट, ताकि सभी मॉलिक्यूल्स आपस में मिल जाएं। और धूप में 15 से 20 मिनट के लिए रख दो, सूरज के प्रकाश में, या गर्म पानी में कटोरी रख दो, थोड़ा गुनगुना हो जाए। और खाली पेट इसका सेवन कर लो। कैंसर की इससे अच्छी दवा दुनिया में कुछ नहीं हो सकती। तो कुछ और यदि प्रश्न है तो हाँ।
हाँ जी, मैं तो पहले ही कह दिया कि सारा टाउन नर्क है, नर्क में तो यही मिलने वाला है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब नर्क को मैं कैसे सुधार सकता हूँ? लेकिन आपके पास सुविधा है स्वर्ग में जाके रहने की, आप क्यों नहीं चयन करते? मरने के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं, जीते जी स्वर्ग का दर्शन करना है तो गांव में चले जाओ, सारी चीजें अच्छी मिलती है वहां पर। देखो, मैं किसी थेरेपी पर कमेंट नहीं करता, इसलिए मैं इस विषय पर कुछ बोल नहीं पाऊंगा, ये मंच उसके लिए नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं है, कोई भी भारतीय नस्ल की गौवंश है तो आप उसका ले सकते हो। सवाल दूसरा ये गौ माता की जो केमिकल जो आप बात कर रहे हैं वही भविष्य में भी उसको चलने दो। गाय इतनी अद्भुत है, कुछ भी खिला दो निकलेगा अमृत, यही तो गाय की सूरत है। मैं तो कहता हूं कि सब्जी मंडियों में घूमते हुए गाय का मूत्र ले लो, वो भी अमृत है। सब्जी मंडियों में सड़ी गली सब्जियां खा के जीवन यापन करने वाली गाय भी अमृत ही देती है। हाँ, ये एक अलग बात है कि इन गौवंशों को यदि नैसर्गिक वातावरण में हम विचरण करने के लिए छोड़ दें तो इनके गव्यों की क्वालिटी और बढ़ जाएगी, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर बंधी हुई भी है, चारा भी बंद करके भी चारा यदि खा रही है तो वो अमृत ही दे रही है, कुछ नुकसान नहीं हो सकता उसको। और कोई प्रश्न है? तो आप सभी का मैं विशेष रूप से जो है विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे इस बड़े अभियान को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार करता हूं, इस संस्था का आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों के लिए इतना बढ़िया व्यवस्था और इतने कम मूल्यों में इन्होंने की है, इसलिए मैं इन सभी को नमन करता हूं और आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। देखो, सब्जियां बनानी है ना तो मैंने हल्दी मना नहीं किया, जीरा मना नहीं किया, सौंफ मना नहीं किया, धनिया मना नहीं किया है, नमक मना नहीं किया, क्या मना किया है? एक मिर्ची और तेल मना किया है। तो क्या बिना मिर्ची और तेल के सब्जी नहीं बन सकती? बन सकती है। बॉइल करो और उसमें सारे मसाले डाल दो। हाँ, मिर्च को छोड़कर सब कुछ तो खाता है, सब खाइए ना। आप जो भी डालोगे, देखो धनिया कैंसर के लिए औषधि है, हल्दी कैंसर के लिए औषधि है, जीरा कैंसर के लिए औषधि है, सौंफ कैंसर के लिए औषधि है, हींग कैंसर के लिए औषधि है। सारी औषधियां तो डालने के लिए कहा ही है, केवल मिर्ची को मना किया है और तेल और घी को मना किया है। बिल्कुल काली मिर्च डाल लो आप, हैं? लौंग की आवश्यकता नहीं है, ऐसे डाल लोगे तो नुकसान भी नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगा। मैं तो कह रहा हूं कि गैया के पास सुबह चल जाना 5 बजे, अब जो देती है अंजलि लगा करके पी लेना, वो भी काम करेगा। मैं केवल गाय के लिए बात किया है, गाय की तरह दिखने वाली डुप्लीकेट का काम बात नहीं किया है मैंने। यानी जर्सी, हॉलिस्टियन, फ्रीजियन ये गाय नहीं है, इसको पिग ब्रीड काऊ कहते हैं। मैं केवल गौवंश के बारे में बात किया, ध्यान रख लेना। एक मिनट, अभी प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद में महाराज जी का बहुत अच्छा उद्बोधन लगा है और महाराज जी मन नहीं भर रहा है, लेकिन अभी भोजन का स्टाल हमारी तैयारी हो गई है। अभी इनका भोजन, अभी भूखे पेट भोजन भी नहीं करवाएंगे ये, तो अभी अपन इनको भोजन के लिए अभी फ्री करेंगे, लेकिन आपको दोबारा दीपक जी लाना पड़ेगा इनको। अभी एकदम अच्छी लंबा सेशन रखेंगे इनका पूरे दिन का, ऐसा तो लंबा सेशन रखेंगे। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई आज, बहुत अच्छा लगा है। और देखो इसमें क्या होता है कि एक मिनट, परमार्थ में स्वार्थ अपना सिद्ध होता है। आप लोग प्रश्न कर रहे थे, मेरे प्रश्न को उत्तर मुझे मिल रहे थे,
मेरे को कुछ नहीं पूछना पड़ा मेरे को, आप लोगों ने पूछ लिया ना। तो मेरा भी अभी एक तो मुझे डाउट ये था कि ये गौमूत्र जो मेडिसिन की दुकान में मिलता है वो कुछ से शोधित मिलता होगा, शायद शोधित मिलता होगा, और यहाँ का जो होता है उसका कलर भी डार्क हो जाता है, होने दीजिए। हाँ, तो वो कलर भी मैं लेके गया यहाँ से, तो कलर भी उसका डार्क हो गया। जब तक सृष्टि है हाँ, तब तक गौमूत्र की एक्सपायरी नहीं है, तो ये हो गया। और मैंने महाराज जी आज क्या कर दिया, मैं आज फिनाइल यहाँ से लेके जाते हैं हम लोग, फिनाइल यहाँ बनता है हमारे यहाँ, तो मैंने क्या किया कि डार्क कलर हो गया, तो मैं डर गया, तो मैंने फिनाइल में मिला दिया उसको। मतलब पोछा मारेंगे ना तो गौमूत्र से पोछा लग जाएगा घर में, अभी पीना ठीक नहीं है उसको। तो आपने बताया कि पी सकते हैं, आपने बता दिया। मुझे डर लग रहा था कि ये पी लेंगे, डार्क कलर हो गया है, तो बड़ा 1-10 दिन हो गए, पंडित जी से लेके गया, पंडित जी से मैं आगे चलते हैं। तो अभी आपसे तो मैंने क्या किया, फिर वो बचा हुआ गौमूत्र फिनाइल में डाल दिया, और वो हमारी सफाई वाली बाई को बोला कि फिनाइल में गौमूत्र मिलाकर पोछा मारिए तो घर के कीटाणु मर जाएंगे। हाँ, धनवंतरी का काम। हाँ, तो अच्छा हो गया। तो ये तो लेकिन फिर भी नुकसान तो भी क्या है, नुकसान भी क्या है, घर का शुद्धिकरण हो जाएगा। ठीक है, अभी लंबा नहीं खींचेंगे, अभी जो हो गया आगे से ध्यान रखेंगे आगे से। तो ये समझ लो कि आपके यहाँ पर ये जो गाय माता है ना, वो मूत्र नहीं दे रही, अमृत दे रही है, अमृत। तो आप लोग इसका पंडित जी से मिलकर गिलास में लेके पी सकते हैं, ये इन्होंने बता दिया महाराज जी ने भी। तो अभी अपन समापन करेंगे। हाँ, हम सबका यही हाँ, इनका जल्दी दीपक से बात करेंगे कि कैसे इनको लाना है, वो भी दोबारा इनका सुनेंगे। बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरे को ये जो आपने बताया ना, तो मेरे को एक आयुर्वेद के वैद्य जी उन्होंने बताया कि गुरुजी 6 परत कर लेना कपड़े की, उसमें छान लेना। आप वाली बात बताइए मेरे को, वैद्य जी बड़े कोई है, उन्होंने बोला 5-6 परत करके फिर इसमें डालना, और फिर उसको फिर हाँ, आप लोग बोला सीधा भी कर सकते हैं। तो वो ठीक हो गया। अभी अपन समापन की ओर जाते हैं, बहुत समय की बजाता है। चलिए, 4 पेशेंट है घर में, 4 पेशेंट। मैंने कारण बता दिया सुधार लो ताकि 5 मिनट ना हो जाए। चलिए अभी ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, काशी विश्वनाथ की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतों की जय, बोलो भाई सब भक्तों की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश हत्या बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, भारत अखंड हो। हर हर महादेव। जय श्री राम। गर्व से कहो